अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। हमसाया मुल्क भारत, जिसके साथ तुंदो तेज बयानात के सिलसिले और तल्ख जुमलों के तबादले में 5 अगस्त के इकदाम के बाद तेजी आ गई थी, उसी आड़ी टेढ़ी तल्ख और तर्श गुफ्तगू में अब शायद मिठास भरने का फैसला कर लिया गया है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में भारत से चीनी और कपास बरामद करने की मंजूरी दे दी गई है। वजीर खजाना हमाद अजहर के मुताबिक दुनिया के मुकाबले भारत में चीनी और कपास की कीमतें 15 से 20% कम, जिसके बायस मुल्क में महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हमाद अजहर इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। यकीनन पड़ोसी ममालिक के साथ तल्ख लहजों की बजाय मिठास का तबादला करना चाहिए। यकीनन पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने चाहिए, लेकिन सवाल तो ये भी है कि वो मोदी जो चंद रोज पहले तक हिटलर और उसकी सरकार फाशिस्ट सरकार थी, वो चेहरा अचानक तब्दील कैसे हो गया है, वो दाग कैसे धुल गए हैं। सवाल तो बनता है क्योंकि इमरान खान साहब अभी माजी करीब में मोदी से मुतालिक क्या कहते रहे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी, लगता है आपने दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं, लगता है आपकी डिग्री जाली थी। एक उनके अंदर एक मुसलमानों के खिलाफ तासुब था। ये मौजूदा बीजेपी की हुकूमत जब पकड़ के गोश्त खाने वालों को लटका देती है और लोग मॉब पकड़ के उनको मार देते हैं, और जो उन्होंने अभी कश्मीर में किया और जो पहले 5 साल तशद्दुद किया, जो मुसीब बरादरी से उन्होंने किया, ये उनकी आइडियोलॉजी है। हमारा जो आज मुकाबला है वो एक रेसिस्ट आइडियोलॉजी से है। अब ये तो वो बयानात थे जो वजीर आजम इमरान खान ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर दिए थे, मगर नरेंद्र मोदी अपने बारे में वो कुछ बयान कर गए जो शायद वजीर आजम इमरान खान ने सोचा भी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने रिस्पॉन्स में क्या कहा, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, मुझे मौत का सौदागर कहा, मुझे कहा गया जवानों के खून का दलाल है, मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच आदमी बताया, अनपढ़, गंवार, नमक हराम, नालायक बेटा, तुगलक, नटवरलाल, नकारा बेटा, रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। और याद रखिएगा, ये सब कुछ कहा गया मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद। इसके बाद शायद कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में मसला कश्मीर के मामले पर हमेशा उतार चढ़ाव आता रहा है। दोनों ममालिक कश्मीर के मामले पर जंगे तक लड़ चुके हैं। पाक भारत ताल्लुकात में हालिया गर्मी की इब्तिदा फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक के बाद हुई। इसी दौरान दोनों ममालिक में कशीदगी इस हद तक जंग का खतरा मंडलाने लगा। दोनों हेड ऑन दिखाई दिए। इमरान खान साहब क्या कह रहे थे, नरेंद्र मोदी उसका जवाब कैसे दे रहे थे, वो जवाब शकवा भी जरा आपके सामने रखते हैं। पुलवामा जैसी तबाही मचाकर आपने जो रास्ता अपनाया है, आपने अपनी बर्बादी देखी है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। अब जरा हमसाया मुल्क भारत के साथ तिजारत का जायजा लेता है। साल 1996 में भारतीय हुकूमत को तिजारती मैदान में मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया। इस दर्जे के बाद दोनों ममालिक के ताजरों को तिजारत के लिए खुसूसी रियायत दी गई। ताल्लुकात में उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान यह सिलसिला जारी रहा, लेकिन फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक के बाद जहां दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए, वहीं भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी वापस ले लिया और तिजारत पर 200% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। इसी दौरान 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की तो पाकिस्तान ने भारत से हर किस्म की तिजारत पर पाबंदी लगा दी। इसी दौरान पाकिस्तान को कुत्ते काटे की वैक्सीन समेत भारत से अद्वियात की फराहमी भी बंद हो गई। पाकिस्तान को अशिया ज़रूरिया के लिए ज्यादा ज़र मुबादला खर्च करना पड़ा। यहां तक कि दोनों ममालिक वाटर के मामले पर भी खूब लेते हुई भारतीय मीडिया में किस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए जाते रहे, जरा वो स्टेटमेंट्स भी आपके सामने रखता है।
पाकिस्तान की गीदड़ भपियां एक टमाटर के आगे हार मानती नजर आ रही हैं। टमाटर जिस तरह से दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रहा है, उसने पाकिस्तान की आम जनता की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन पाकिस्तान के सामने अब भारतीय किसानों ने शानदार ऑफर दे दिया कि भाई हम मदद करेंगे, आप हमारे पड़ोसी। और ये तौबा तौबा एक झूठा हमला जो नाकाम हो गया, उसको इंडिया कैश कर रहा है। टमाटर खारजा पॉलिसी से मामला शुरू हुए, मसला कश्मीर पर खूब गर्मा गर्मी हुई, भारत अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। वो भारत जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की टेलीफोन कॉल तक नहीं सुन रहा था। नरेंद्र मोदी उस कॉल का जवाब देना पसंद नहीं कर रहे थे। एक दिन अचानक खैर सगाली खातिर साल करता है, पाकिस्तानी अवाम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश की जाती है, जिसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से भी मस्बत जवाब दिया जाता है। इसी दौरान अचानक मुल्क की ज़रूरियात के लिए चीनी और कपास भारत से मंगवाने का फैसला भी कर लिया जाता है। सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा फैसला चंद लम्हों में हुआ? कैसे हो गया? नरेंद्र मोदी के यौम पाकिस्तान पर लिखे जाने वाले खत का फौरी जवाब कैसे दे दिया गया? क्या एक खत ने खारजा पॉलिसी को यकसर चेंज कर दिया है? हुकूमत ने ये सब फैसले पार्लियामान को एतमाद में लिए किए हैं। यकीनन ये तमाम तर सवालात हैं। इस पर एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा शेरी रहमान साहिबा मौजूद हैं। उनकी जानिब में बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले एहसन इकबाल साहब ने इस पर क्या तनकीद की है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। खान साहब कौमी असेंबली में खड़े होकर लेक्चर दिया करते थे कि ये वजीर आजम मोदी हिटलर है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अब यकायक भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां हवाई रफ्तार से चल पड़ी हैं। भारत ने आर्टिकल 370 में जो तरमीम करके कश्मीर को एनेक्स किया था, वो कदम वापस ले लिया है। इस हुकूमत ने कश्मीर की जिद्दोजहद आजादी का भी $1 अरब के रोल ओवर में सौदा कर दिया। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेरी रहमान साहिबा, आप खैरियत से हैं? कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पीडीएम की सियासत पर भी आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले जरा मुल्की सियासत पर बात करेंगे और खास तौर पे खारजा महाज पर जो कुछ हो रहा है। खारजा महाज को आप बेहतर तौर पे समझती हैं, मुझे बताइएगा कि भारत के साथ ताल्लुकात फिर से उस्तवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने चीनी दरामद करने का फैसला किया है, कपास दरामद करने जा रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर देखूं तो 1996 के अंदर पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भारत की जानिब से दिया गया। फिर फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक के बाद ये स्टेटस वापस ले लिया जाता है। पाकिस्तान में आने वाली अशिया जो पाकिस्तान से भारत दरामद करता है, उस पर ड्यूटीज बढ़ा दी जाती हैं, टैक्सेस आयद कर दिए जाते हैं, ताकि पाकिस्तान से होने वाली इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाए। फिर देखिए कि पाकिस्तान ने 10 अगस्त को यह फैसला किया कि भारत के साथ कोई बायलैटरल ट्रेड नहीं होनी है। अब नरेंद्र मोदी खत लिखते हैं, उसका जवाबी खत लिखा जाता है, हाउस इन ऑर्डर करने की बात भी होती है, फिर चीनी इंपोर्ट करने जा रहे हैं, कपास इंपोर्ट करने जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ बायलैटरल ट्रेड के टर्म्स में देखना चाहिए, या आपको लग रहा है खारजा महाज पे भी हमारी पॉलिसी में कोई शिफ्ट आ रहा है? पाकिस्तान में आपने देखा 2019 में मोदी सरकार ने 5 अगस्त को क्या कदम लिया, जो उस कदम के बाद जो उनका जारहाना रवैया रहा है। आपने पुलवामा में भी अटैक देखा, फिर उनका बालाकोट में उनका अपना पायलट पकड़ा गया हमारी सरजमीन पे, उसको चाय पिला के आपने वापस किया। चलिए, उनके जासूस हमारी सरजमीन पे पकड़े गए हैं, उस पर केस चल रहा है इंटरनेशनली। अब आप मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में आपने किन कंडीशंस शराइत पर इस अमन की जो पाइपलाइन है खोली है। आप बेशक अमन की बात करें, लेकिन वो शराइत क्या है, वो टर्म्स क्या है, वो खदोखाल क्या है जिस पर अमन आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये पार्लियामान से नहीं शेयर हुआ, ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम से शेयर नहीं हुआ है। तो जो स्टेक होल्डर हैं, जो पूरी पाकिस्तान इसमें स्टेक होल्डर है, ये हमारा कोर इशू रहा है। और अगर आप इसको, जैसे जनरल मुशर्रफ ने, आपको याद है 4 पॉइंट फॉर्मूला बनाया था और उसका क्या बना, वो भी निहायत ही इन्होंने ढकी छुपी बिल्कुल जिसे कहते हैं सीक्रेसी के लबादे में काम किया था। उनकी अपनी काबीना को भी पता नहीं था, उनके कोर कमांडर्स को शायद इत्तला नहीं थी। उनका भी बहुत तशवीश का इजहार हुआ उस पर, और वो खुद ही वहाँ जब दिल्ली गए, बड़ा ये अपना UN रेजोल्यूशन को भी एक तरफ उन्होंने कर दिया, तो हम सब तो शॉक में थे। हम सब उन CBMs और अमन की बात करते हैं और चाहते हैं कि अमन हो, लेकिन गैर मशरूत तो नहीं हो सकता, बगैर इंसाफ के नहीं हो सकता, जिसे जस्ट पीस कहते हैं उसके बगैर नहीं। और कौन से टर्म्स आपने कश्मीर से के नेगोशिएट किए हैं? एक कश्मीर कमेटी है पार्लियामान की, जिसके चेयरमैन के पास बहुत बड़ा घर होता है, मिनिस्टर का लेवल होता है,
एक आपकी खारजा शेरवान साहब, पाकिस्तान के साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब ने एक भारतीय टीवी को इंटरव्यू दिया गुज़श्ता दिनों, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो कुछ हुआ, सचिन जिंदाल का यहाँ पर आना या फिर मोदी सरकार के साथ ताल्लुकात को दरपर्दा बढ़ाना, कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी हुई हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम रिसेंट हिस्ट्री देखें तो उसमें कहा भी जाता है कि मोदी का जो यार है गद्दार है, इस तरह के स्टेटमेंट्स भी होते रहे, और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है जो दागे भी जाते हैं हमेशा ऑपोजिशन की तरफ से, अब भी इस तरह कहा जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर होना और उसके बाद पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात करना, दिस इज समथिंग अप्रिशिएबल? लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर तो हमने हमेशा मांगा है और उसकी बात की है और होनी चाहिए। देखिए, ये तो एक इमीडिएट अस्करी तकवीत देता है उस बहुत ही फ्रेजाइल इलाके को, उस इलाके को जहां दोनों तरफ हमारे पॉपुलेशंस हैं, जो जाहिर है इनोसेंट सिविलियंस आपने देखा किस लेवल से 2017 से शहीद हो रहे हैं, और उनकी गोलाबारी जो है हिंदुस्तान की, वो उनकी फौज की, वो वहाँ तक चली जाती है, सियालकोट और वर्किंग बाउंड्री तक, पंजाब तक चली जाती है, जहाँ कोई धरंदाजी की बात भी नहीं हो सकती। मैं तो कह रही हूँ कि आप अपना मुकदमा सही से नहीं लड़ पाते हो, और लाइन ऑफ कंट्रोल आप बिल्कुल ही बात पार्लियामान में कहते, कौन आपको रोकता कि तकवीत दें? कश्मीरी अवाम से भी बात करते, कौन आपको रोकता? ये चलिए, अगर ये पेशरफ्त हो रही है तो आपको क्या लगता है किन कंडीशंस पे हो रही होगी, एट व्हाट कॉस्ट ये हो रहा है? देखिए, कुछ इसमें गैर मुल्की भी लोग इन्वॉल्व हैं और हम कहते सालसी की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ये बताया जाए, हम सबको बताया जाए कि जो हम अपनी एक तारीख लेके चले हैं उससे आगे बढ़ने के लिए आपने जो भी टर्म्स इस पीस के, एलओसी तो एक बहुत ही बेसिक सीबीएम है, जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का एक्सचेंज जो होता है, डिस्कशन के नो अटैक है, जाहिर है ये तो होना है, लेकिन आप उसके आगे जो बातें हो रही है ना, उसका किसी को कुछ पता नहीं है। मैं समझती हूँ खौफनाक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुई है कश्मीर के लिए। उन्होंने जॉइंट सेशन पार्लियामान का नहीं बुलाया, हमने ज़बरदस्ती बुलवाया, वहाँ आके उन्होंने कोई हाथ नहीं जोड़े, सिर्फ वो सेशन के लिए जोड़ते ना, कि ये कश्मीर के लिए मैं एक बहुत पावरफुल पैगाम देना चाहता हूँ दुनिया को कि पार्लियामान पाकिस्तान का बिल्कुल यकज़बान है, और हम वैसे ही यकज़बान थे क्योंकि कश्मीर इशू था। हमने प्राइम मिनिस्टर की जो इसमें तंग नजरी है उसे इग्नोर किया। फिर हम एक मीटिंग हुई, बुलाई गई, जिसमें सारे लीडरान थे पूरे पाकिस्तान के, पार्टी लीडर्स थे, पार्टी हेड्स थे, पार्लियामेंट्री हेड्स थे, चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे ज़रदारी साहब हों, सारे के सारे मौजूद थे। हम सब उसमें, कोई पूरी पाकिस्तान की सियासी, आपको जिसे कहते हैं, क्रीम बैठी थी, और प्राइम मिनिस्टर का 1.5 घंटा इंतज़ार करते रहे कि वो आके ब्रीफिंग देंगे और एक शराकत राय से आगे बढ़ेंगे, और हम भी ज़ाहिर है अपना किरदार अदा करेंगे इस सानिए के हवाले से। लेकिन वो नहीं आए, वो 2 कमेटी रूम छोड़ के बैठे रहे उसी पार्लियामेंट बिल्डिंग में, और उन्होंने ये गवारा नहीं समझा कि अपनी अना को एक तरफ रख के वो आए और कश्मीर के मुद्दे पर एक बहुत अहम। लेकिन शेरमान साहब, आपको याद होगा 5 अगस्त के बाद यूनाइटेड नेशंस के अंदर इमरान खान साहब की बड़ी मकबूल तकरीर जो उन्होंने की, और उसमें उन्होंने कहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा खासतौर पे कश्मीर के मामले पर। फिर कश्मीर पे अपने आप को कश्मीर का वकील जो है वो भी उन्होंने क्लेम किया कि मैं कश्मीर का मुकदमा लड़ूंगा, और उसके बाद से जो कुछ हुआ है, फिर डोजियर्स भी पेश किए गए यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और फिर आपको याद होगा कि डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसको भी यूनाइटेड नेशंस में पेश किया गया। तो आपको क्या लगता है कि इसको इस पर्सपेक्टिव में देखना कि कश्मीर का खुदा न खास्ता सौदा हो गया है या कश्मीर पर समझौता कर लिया गया है, इस ट्रेड को उस पर्सपेक्टिव के अंदर देखना, इज इट जस्टिफाइड? आपने कश्मीर हाईवे का नाम बदल के श्रीनगर हाईवे कर दिया, और आपने कहा कि 1 मिनट की खामोशी हम इख्तियार करेंगे। वो 1 मिनट गुजर गया, और कश्मीर का क्या बना, वहाँ के लोगों की चीखों की आवाज़ कहाँ तक पहुँची, आपके जहनों तक और आपके ज़मीर तक पहुँची, नहीं पहुँची, मुझे नहीं पता। अब यूएन में आपने ज़रूर तकरीर दे दी, उसका एक दर्स भी दे दिया। उसके बाद आपकी क्या जिम्मेदारी थी? आपने कॉन्फ्रेंसेस कराई, पाकिस्तान के बाहर कॉन्फ्रेंसेस कराई जो हर हुकूमत कराती रही है। आपने कोई यहाँ पर कंसेंसस बिल्डिंग की, जो एक बना बनाया पकाया कंसेंसस है मेन स्ट्रीम पार्टीज का पाकिस्तान में। अगर एक चीज़ पर कोई शराकत राय है और एक बात पर अग्री करते हैं, वो ये है कि हम अमन चाहते हैं खित्ते में, और दूसरी बात ये कि हम कश्मीर के मुद्दे को
उसके मंतकी इंजाम तक लेके जाएंगे, और जो भी आपने आगे बढ़ना है उस पर अमन के हवाले से, तो आप फिर पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कश्मीर की हो, पूरे पाकिस्तान की हो, उनके बगैर तो नहीं चल सकते। देखिए ना, इस पे हुकूमत तो मुत्तहिद हो या ना हो, ऑपोजिशन ही मुत्तहिद नहीं है ना। देखिए आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्रेंडली ऑपोजिशन की फिर से इब्तिदा कर दी है, और सेनेट के अंदर कायदे इख्तिलाफ जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब को बतौर कायदे इख्तिलाफ मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी, JUIFA ने भी, उन्होंने कहा ये तो फ्रेंडली ऑपोजिशन है, ये हुकूमती वोटों से ऑपोजिशन लीडर बने हैं, बाप के वोट लेने पड़े तो वो कैसी ऑपोजिशन का रोल प्ले कर सकेंगे? नहीं, आई एम सॉरी, आप कारकर्दगी पर देख लीजिएगा कौन क्या रोल अदा कर रहा है, और पिछले 3 सालों में क्या किसने अदा किया रोल, और फ्रंट लाइन में रोज किसकी तकरीर होती थी। आप प्लीज रिकॉर्ड निकाल के देख लें, सेनेट का रिकॉर्ड। मैं आपको दावत देती हूँ और चैलेंज करती हूँ कि आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि किसके इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वहाँ पे, किसने ऑपोजिशन की डट के किस पार्टी की तकारीर नुमायां थी, और किसने क्या किया, ये आप देखें और आप आगे नहीं देखिए, इट्स नॉट अबाउट परफॉर्मेंस नो मैटर व्हाट। देखिए ऑपोजिशन के बगैर तो नहीं हो सकती ना शहर रहमान साहबा। जब ऑपोजिशन ही आपके साथ नहीं खड़ी होगी तो बतौर ऑपोजिशन लीडर आप क्या रोल प्ले करेंगी, और कैसे आपकी इफेक्टिवनेस होगी आपकी गुफ्तगू के अंदर? ये तो उनका अपना फैसला है कि वो ऑपोजिशन नहीं बनना चाहते, वो ऑपोजिशन को तोड़ना चाहते हैं, तो ये उनका फैसला है। हम उनके सामने और कुछ दलील जरूर पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऑपोजिशन को तोड़ना चाहते हैं और इस वक्त जो हाइब्रिड हुकूमत बैठी हुई है, सिलेक्टेड हुकूमत बैठी हुई है, उसको तकवीत देना चाहते हैं, तो ये भी उनका फैसला होगा। और मैं समझती हूँ ये दूरदर्श फैसला नहीं होगा, क्योंकि सेनेट में डट के ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी ने करना है। जिसने साथ देना है वो साथ देगा, जिसने तकसीम करना है ऑपोजिशन को अपनी बंदर बाट की बुनियाद पे कि किसको क्या मिला, क्योंकि जो फिर उन पर भी लोग खुद ही देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। अगर उन्होंने डिवाइड करना है ऑपोजिशन को, तो उनको अपने अहदाफ से ही पीछे हटना होगा। हमारा हदफ जो है वो अभी भी इस हाइब्रिड हुकूमत की पॉलिसियां हैं, इनकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी करवाना है, और इनको आवाम के सामने जवाबदेह रखना है और बेहतर पॉलिसीज तश्कील करनी है। देखिए आप, मुझे उम्मीद है कि आप जो बात करेंगे अपनी मालूमात की बुनियाद पे करेंगी, क्योंकि PDM के सरबराही इजलासों को आप अटेंड करती रही हैं, आपके सामने हुआ है जो कुछ हुआ है। आज मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का स्टेटमेंट अभी कुछ ही देर पहले मेरी नज़र से गुजरा, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये जो बाप के वोट आपने लिए ऑपोजिशन लीडर मुंतखब कराने के लिए, वो नहीं लेने चाहिए थे। दिस इज समथिंग अननेसेसरी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, ये नहीं होना चाहिए था। तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर को शायद पता नहीं होगा क्या सूरत हाल है, वो उन मीटिंग्स में नहीं जाते रहे, शायद ये उनकी नाराज़गी है। लेकिन जो भी है, मैं तो आपके सवाल का जवाब दूंगी, और उनको शायद ये नहीं मालूम कि जब आप पार्लिमानी अपोजिशन में बैठते हैं, वो पहली दफ़ा सेनेटर बन के आए हैं और सिंध से आए हैं वो, तो उनको शायद नहीं मालूम होगा, नौजवान हैं कि, और हमारे मोहतरम रहे हैं। मैं किसी को इस तरह की दिल आज़ारी नहीं करना चाहती। उनको नहीं मालूम कि वो इंडिपेंडेंट बेंचेस पे अगर दिलावर खान जो नून लीग के हैं हमारी तरफ आना चाहते हैं और एक पार्लिमानी ग्रुप बनाना चाहते हैं इंडिपेंडेंस का, 4 का या 3 का या जो का, तो उनको बाप का हमने कोई नहीं लिया, जो रजिस्टर्ड है एज बाप उनको नहीं लिया। शायद इनको पता नहीं, आप गूगल कर लें। ठीक है शेर रहमान साहब, PDM के अंदर की जो टूट फूट है उस पर आपसे जरूर बात करनी, लेकिन मुझे भी एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी मफामती बयानिए की सफीर क्यों बन गई है। शेर रहमान साहिबा से ये सवाल उठाएंगे, लेकिन साथ ही साथ मरियम नवाज साहिबा के ट्विटर हैंडल ने बड़े दिन के बाद अंगड़ाई ली है, इस पर भी बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। PDM इख्तिलाफात के बाद मरियम नवाज शरीफ नासाज़ी तबाह के बायस खामोश थी। इसी दौरान आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए पार्लिमानी बोर्ड का ऐलान किया गया, जिसमें जेल में मौजूद ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ को मेंबर बनाया गया। हमजा शहबाज शरीफ भी इसी बोर्ड में मौजूद है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया, उन्हें पार्लिमानी बोर्ड से आउट किया गया। इसी सारे अरसे में खामोश रहने वाली मरियम नवाज ने आज ट्वीट करके
अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि चंद दिन बीमार क्या हुई, कांपती लरसती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद मरियम इलाज कराने बाहर जाने लगी। आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि मरियम का आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं है। मरियम इधर बैठकर आपका इलाज जारी रखेगी इंशाअल्लाह। एक हफ्ते से ज्यादा खामोश रहने के बाद अचानक ट्वीट के जरिए मरियम नवाज मुखालिफिन को गोया पैगाम दे रही है कि अब ठीक है आप। अब सुनाएं क्या हालचाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है या अभी कोई कसर रह गई है आपकी तबीयत ठीक करने में? मरियम नवाज शरीफ को आज ट्वीट करने की जरूरत क्यों पेश आई? आज शरीफ खानदान के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान पाकिस्तान आए हैं, जिनकी पाकिस्तान आमद पर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने शुकुक व शुबहात का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट की कि मरियम सफदर दोबारा साइलेंट मोड पर है और किसी भी नेटवर्क के कोई सिग्नल नहीं आ रहे हैं। नई सिफारतकारी की कोशिश रूज पर है कि तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए लंदन जाना चाहती हैं। जबकि वजीर आला की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने भी मरियम नवाज को सेहतयाबी के लिए अहम वो क्या कह रही थी, मरियम बीबी को क्या मशवरा दे रही थी, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। मरियम नवाज को कोई गोली या इंजेक्शन सजेस्ट करेंगे क्योंकि आप ही एक डॉक्टर हैं? ये डॉक्टर जो यहाँ बैठे हैं उन्हें पता है कि सॉसिगान एक बेहतरीन इंजेक्शन है जो इस तरह की तकलीफ में ना सिर्फ रिलैक्सेंट के तौर पे काम करता है बल्कि अच्छा पेन किलर भी है और मॉर्फिन डेरिवेटिव है। अब सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि मरियम नवाज की खामोशी से हुकूमत उलझन में क्यों मुब्तला है? डॉक्टर अदनान के दौरे से हुकूमती सफ़ों में बेचैनी क्यों है? क्या मुल्क की सियासत में कोई नई खिचड़ी पक रही है? JUI मुस्लिम लीग नून ने यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर दिया। अपोजिशन की सफ़ों में भी दरारें पड़ चुकी हैं। शेर रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। शेर रहमान साहिबा, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने PDM सरबराही इजलास के बाद जो स्टेटमेंट दिया था कि असल में सिलेक्टर्स को अब एक नया सिलेक्टेड मिल गया है, मुतबादिल मिल गया है, जिसके बाद से ये बयानात के अंदर मजीद तेजी आ गई थी। तो मरियम बीबी का ये जो तासुर है कि असल में मुक़्तदिर हलकों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हवाला दिया था कि एक मुतबादिल मिल गया है, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? That was not, मुझे तो गैर मौजू लगा और मैंने पूछा भी उनके कॉलीग से कि किसकी बात कर रही हैं। उन्होंने कहा नहीं उनकी बात नहीं कर रही। मैंने कहा फिर किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि कांट बी अबाउट चेयरमैन बिलावल और पीपल्स पार्टी। तो उन्होंने कहा कि नहीं है ऐसा। तो ये तो इनफॉर्मली बातें हुई हैं और बहुत से वहाँ अच्छे दोस्त भी बने हैं। हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दिनों से भी मैं इनके साथ काम करती रही हूँ और वो भी हमने 70% पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है जी। 18वीं तरमीम उसका हिस्सा है। क्या मरियम बीबी को नवाज शरीफ साहब को ये तासुर मिला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहा है, आप राब्ते में हैं और आप के गेम्स असल में कुछ और हैं? क्या गेम्स हो सकते हैं आप बताएं? आप मुझे बताएं कि हम ECL पे सारे लीडरशिप बैठी है, लंदन में तो नहीं बैठी है। और मैं देखिए प्रोवोक होके बातें नहीं करना चाहती। जो वो कर रहे हैं मेरी नज़र में दो तलखियाँ, एक तलखी दूसरी तलखी को नहीं जन्म देती मुअज़्ज़ब सियासत में। और हम मुअज़्ज़ब सियासत के हामी हैं, कम से कम अपने लेवल पर। मैं ये समझती हूँ कि ये फ़ायदा मंद नहीं है, ना सूदमंद है मुझे कहना कि जी फ़लाँ बाहर बैठा है, फ़लाँ ने डील किया है। नहीं, हमारी आप हिस्ट्री देख लें और हमारी तारीख़ देख लें। आप हमारा इस वक्त सूरत हाल देखें, कौन मुल्क में है। हमारे साबिक वज़ीर आज़म तो मुल्क से बाहर होके नहीं आ सकते, उनका पासपोर्ट गया था, वो नहीं आ सके। नहीं शेरवान साहब, उस इजलास के अंदर जब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ठीक है मियां साहब वापस आते हैं तो आके फिर लॉन्ग मार्च को लीड करें, तो उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा था कि नहीं देखें मेरा तो एक बेटा है और हम इसको शायद अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त। कुछ ऐसी बात भी हुई थी? नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है, आपकी भी एक बेटी है, ये अकेले सब जेल क्यों जाएं, हम सब जाएंगे, ये बोला उन्होंने। हम सब जेल जाने तैयार हैं और ये होगा। और मज़ामती सियासत की कीमत हम देना जानते हैं, लेकिन आप भी आ जाएं, हम सारे फिर इसको कंधा देते हैं, इस पूरे पहिए को कंधे, स्ट्रगल को कंधा देते हैं। आप इस्तीफों की सिर्फ क्यों बात करते हैं? हम तो सामने फेस करना चाहते हैं उनको। और जरदारी साहब 12 साल जेल में रह चुके हैं, उन्होंने कोई डील नहीं की, वो कोई बाहर मुल्क से नहीं गए।
प्लीज आप मुझसे ऐसी बातें ना करवाएं जो मैं करना नहीं चाहती। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए ना कि अभी मरियम बीबी से, जैसे बिलावल साहब ने अपने प्रेसर के अंदर कह दिया कि देखिए उनसे बात होगी तो मेरी पार्टी के नायब सदर करेंगे, या नवाज शरीफ साहब से बात करने के तो इस वक्त मूड में नहीं है। वो कहते हैं अब शहबाज शरीफ साहब से, जो पार्टी के सदर है, नेशनल असम्बली के अंदर कायदे इस इख्तलाफ है, उनसे बात हो सकती है या हमजा साहब से बात हो सकती है। ये भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को ओरिएंट कर लिया है कि वो शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे या हमजा साहब से बात करेंगे, मरियम बीबी से बात नहीं होगी? ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मरियम बीबी से नहीं बात करूंगा। उन्होंने हमेशा उनका बहुत एहतराम किया है और जाती, बल्कि जब उन पर आपको याद है उन पर नैब ने केस किया था तो बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े थे चेयरमैन हमारे नेशनल असेंबली में। उनकी पार्टी ने इतनी बड़ी तकरीर उनके लिए नहीं की उनकी हिमायत में जितनी चेयरमैन बिलावल ने की। और अभी भी बहुत एहतराम का रिश्ता है। जब लाड़काना आई रात को 2 बजे खुद रिसीव किया, शी ऑल्सो अप्रिशिएटेड इट। और मैं समझती हूँ दोनों में अच्छे रवाबित और एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उनसे बात नहीं करूंगा, किसी भी वक्त जब भी वो चाहें। इस तल्ख एपिसोड के बाद अभी तक बिलावल और मरियम साहिबा का कोई राब्ता हुआ है? नहीं, मेरी नज़र में नहीं, क्योंकि मरियम बीबी की कोई इलालत की भी कैफियत है। मैंने तो उनके बारे में उनकी तबीयत भी पूछी है, मौलाना साहब की भी तबीयत पूछी है। अब इससे आगे अब मैं क्या करूं? जो इस वक्त तल्ख बातें हो रही हैं उससे भी सिर्फ पीडीएम को नहीं, जो तल्ख बातें आपस में, बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। अच्छा तो नहीं होगा, फ़ायदा किसका होगा? हुकूमत का होगा। और हमारा हदफ आइन और जमहूरी सिस्टम के अंदर वो होना चाहिए। इसलिए हम इनसे बार बार अदम एतमाद पंजाब और उसकी बात कर रहे थे, जो वो नहीं करना चाहते। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग कांटेक्ट में, खासतौर से साउथ पंजाब वाले एमपीज जिनकी सेक्रेटेरिएट को ताला लग पड़ा है, आपको भी मालूम होगा, बहुत नाखुश हैं। पीपल्स पार्टी और नून के टिकटें मांग रहे हैं। अच्छा, देखिए इस हवाले से तो जैसे आप ही कह रही हैं कि वो नहीं करना चाहते, मरियम बीबी ने साफ इनकार कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा, हम किसी के इशारे पर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं, उन्हें यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब की जमानत होने वाली है, वो आने वाले हैं। ये बातें शहबाज शरीफ साहब के साथ होंगी, हमजा साहब से हमारी बात हो रही है इससे मुताल्लिक। इसमें किस हद तक सदाकत है शेर रहमान साहब? देखिए, जो जिससे भी बात होती है हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो भी सामने होते हैं, चाहे वो शहबाज साहब हों, चाहे मरियम बीबी हों, बहुत काबिल एहतराम है। और एक मैं समझती हूँ ट्रस्ट का रिश्ता भी कायम हो गया था। साल लगते हैं, बहुत साल लगते हैं अगर आप एक दूसरे के सामने खड़े रहे हैं इलेक्शन में। गिलगित में भी हम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे अलग अलग, लेकिन होटल में हमने मीटिंग की, चाय पी, बातें पर कुछ बातों पर इत्तेफाक किया। और एक मैं समझती हूँ तय बात थी कि हम अब इस तरह की बातें नहीं करेंगे जो माजी में किया करते थे, जो हमें फिर एक दिन सामने, आप भी जाहिर है, आप मीडिया, आप चलाएंगे वो बातें, वो कि आप कहेंगे शेर रहमान आपने तो ये बातें की थी तब, अब आप इनसे बात करें। तो हमारे लिए पीपल्स पार्टी पुरानी तंजीम है, हमारे दरवाजे नहीं बंद होते सियासी रुफ़का के लिए, और हमारे दरवाजे नहीं बंद होते जमहूरी आइनी रास्तों के लिए। अगर बंद हो जाएंगे तो कोई ऐसा ना हो कि गैर आइनी कोई कुव्वत आए और रास्ते क्रिएट हो। हमने पीएनएम मूवमेंट भी भुगता है, हमने बहुत कुछ भुगता है जो और तंजीमों ने नहीं भुगता। अच्छा शेर रहमान साहब, अब मुझे ये बताएं ना, इस्तीफे ना देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम को फिर से जोड़ सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे भी ना दे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की दीगर जमातों से ताल्लुकात भी फिर पहले जैसे हो जाए? वैसे आपने पूछा है नून लीग से कितने लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं? नहीं, ये तो आपको पूछना चाहिए ना। वो तो कहते हैं हम इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो भी होगा कंसेंसस से होगा, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। हमने तो अभी वक्त दिया है पीपल्स पार्टी को। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कंसेंसस से होगा तो फिर हमसे लीडर ऑफ अपोजिशन की भी बात कर लें। इतना छोटा ओहदा है जिसके लिए उनके पास कोई तजुर्बेकार लोग भी नहीं है, तो वो क्यों इस पर इतनी हठधर्मी किए हुए हैं? ऐसा नहीं है कि जरदारी साहब ने फ़ोन नहीं किया, लंदन इजलास से पहले फ़ोन किया उन्होंने। डार साहब ने उनको सफ़ेद जवाब टक करके जवाब दे दिया कि इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। हमने कभी किसी बात पे ये जवाब नहीं दिया है कि इस पर डिस्कशन नहीं हो सकता। NF 249 का अभी एक हफ्ता हुआ सपोर्ट लेने आए थे कराची में, हमने बहुत अच्छी तरह मुलाकात की और इज्जत दी और कहा कि बिल्कुल हम अपनी तंजीम से बात कर सकते हैं, हम हर चीज़ कंसेंसस से करना चाहते हैं। लेकिन उनकी तलखियाँ तो बस उरूज पे हैं। क्या ऐसा है कि उनको हर ओहदा चाहिए पार्लियामान में? इतनी क्यों? मतलब मैं तो उस तरह का तकब्बुर नहीं कर सकती और मैं चाहूँगी कि हम इस तरह की सियासत को
एक तरफ रखें और कंसेंसस से फैसले करें। अच्छा, व्हाट आर दे डिमांडिंग फ्रॉम यू? मुझे लास्ट बट नॉट लीस्ट बता दीजिएगा इख्तिसार से कि इस्तीफे तो अपनी जगह पर है, इस्तीफों के अलावा व्हाट आर दे डिमांडिंग फ्रॉम यू कि जिसके बगैर आपका जो इत्तेहाद है वो दोबारा वो ट्रैक पर नहीं आ सकता? ये तो मुझे खुद नहीं मालूम। हम उस मीटिंग में हम तो शजदर रह गए थे कि इस्तीफे जो इनको पता है हम देना नहीं चाहते, और उसकी बहुत ठोस हमने मुकदमा दिया, और इनके अपने लोग मीटिंग के बाद कहते हैं शुक्र है आप लोग खड़े हुए, कौन इस्तीफा देना चाहते हैं। इनके अपने 2 MNS के इस्तीफे फेक चैलेंज हो गए, किसी ने कहा कि दे दिए, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं दिए। तो देखिए इस्तीफे जो हैं, इस्तीफों की सियासत बहुत एक खतरनाक सियासत होती है, वो हाई रिस्क सियासत होती है। हमने इनसे पूछा भी कि चलिए हमें एंड गेम बताएं कि आगे, आप कह रहे हैं ना कमर बस्ता हो, तो आगे बताएं क्या होना है, क्या होना है, आप बाय इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे। उनका स्पीकर आपको आपके ग्रुप्स बना के आहिस्ता आहिस्ता लेंगे, ठीक है, वो सारों के एक साथ नहीं लेंगे। आपको अच्छी तरह मालूम है कि 86 के कोरम के साथ वो हाउस चला सकते हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि सेनेट इलेक्शन हम नहीं लड़ते, फिर भी सेनेट का हाउस चलेगा। भाई आइन पढ़ लें, रूल्स पढ़ लें, और आपको अगर अच्छा, नहीं करें। शेर रहमान साहब, फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए ये अगर मामला ऐसे ही रहता है फिर पीडीएम का शिराजा तो बिखर गया, फिर समझा जाए कि पीडीएम का टाई फिश है। अब पीडीएम दोबारा से रीशोल्डर टाइज नहीं कर सकती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर नहीं बैठ सकते, हुकूमत तो 5 साल पूरे करेगी। देखिए APDM आपको याद है, मैं उसका भी हमें याद है लंदन में मीटिंग हुई थी, मोहतरमा शहीद हयात भी थी उस वक्त, उसके बाद भी मीटिंग्स हुई। उस वक्त भी लंदन में कहा गया हमें कि आप बॉयकॉट कीजिएगा। फिर मोहतरमा शहीद की जब शहादत हुई कि जी बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, तो बॉयकॉट फिर हमने नहीं किया, फिर नून लीग ने भी नहीं किया। अगर कोई तसलसल है सियासत में तो हमारा है, और हम ये वेरी क्लियर, इसमें कोई माजरताना रवैया नहीं है, ये हम नजरिए की जंग नहीं लड़ रहे। यानी इस्तीफे अगर आप नहीं देंगे तो नून लीग भी इस्तीफे नहीं देगी, इस बात का आपको यकीन है? तो एहसन इकबाल ने उस दिन कहा है, पब्लिक में कहा है, वे दे दे वो, अगर इतना उनको यकीन है। अच्छा, मुझे बताइए कि इस सिस्टम को बचाने के लिए अगर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी बैठना पड़ा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईवान में बैठ जाएगी? देखिए मैं इस तरह की बातें इस वक्त नहीं कर सकती कि बैठ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तो पार्टी है नहीं ना, ये एक लोगों का टोला बन के हो गया है। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, इनका कोई सियासी क़िबला या नजरिया नहीं है, बस एक पावर पॉलिटिक्स। सेनेटर शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि हालात संगीन तरीन है, लेकिन इन संगीन तरीन हालात में कौन सा तरीन अहम तरीन है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी जहांगीर तरीन FIA के रेडार पर आ गए हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे ने 3.25 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड पर जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली तरीन, 2 बेटियों, दामाद और फैमिली के दीगर अफराद पर 2 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। FIA ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने अपने दामाद की कागज़ बनाने वाली बंद फैक्ट्री फारूकी पल्प कंपनी के अकाउंट में JDW कंपनी से 3.25 अरब मुंतकिल किए। बंद फैक्ट्री में मुंतकिल होने वाली रकम बाद फैमिली मेंबरान के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। FIA ने जहांगीर तरीन के दस्ते रात साबिक सेक्रेटरी ज़राअत राना नसीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब इस तमाम तर मामले पर जहांगीर तरीन साहब का जो वर्जन है वो भी सामने आया है। उन्होंने तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद की है और उन्होंने कहा कि जो FIRs का इंदराज हुआ है ये बेबुनियाद है। जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी समझे जाते थे। उनकी वजह से आपको याद होगा कि जहाज उड़ता था, विकटें गिरती थी, लोगों को तहरीक इंसाफ में शामिल कराया जाता था। वही इमरान खान साहब जो उससे पहले 200 लोगों की टीम की बात करते थे, उन्हें जहांगीर तरीन साहब की मदद लेनी। इमरान खान साहब अपनी टीम से मुताल्लिक क्या कहा करते थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 200 पाकिस्तानियों को जो हमने बड़े बड़े ओहदों पर बिठाना है उनकी लिस्टें हम बना रहे हैं। इस वक्त सिर्फ 200 लोग चाहिए और हमने अभी से तलाश शुरू कर दी है इन 200 लोगों की। ये मुल्क आपको ठीक एकदम तब्दीली होकर दिखाएंगे।
अब इलेक्शन में कामयाबी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई, लेकिन कौम आज तक उन 200 बंदों की टीम की राह देख रही है। मुल्क के सबसे आम वजारत यानी खजाना पर चौथी तब्दीली के लिए पर तौले जा रहे हैं। हमाद अजहर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा शौकत तरीन के नाम कुरा निकल चुका है, जिन्हें सेनेटर मुंतखब कराने के बाद काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान की 22 बरस की जद्दोजहद के बाद बनने वाली वफाकी काबीना में ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं। बज़ाहिर हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की है, लेकिन वफाकी काबीना में कप्तान के अव्वलीन साथियों की तादाद मुसलसल कम होती जा रही है। वो जो कप्तान के करीब थे, उनके इब्तदाई दिनों के साथी थे, वो बाहर जाते जा रहे हैं, जबकि जो पैराशूटर्स हैं अब वो उनकी जगह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शौकत तरीन साहब का कुरा तो निकला है, लेकिन उससे पहले भी कैबिनेट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, या मुशर्रफ की काबीना से रहा है। वो फिरदौस आशिक आवान साहिबा हों, वो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हो, या फिर फवाद चौधरी साहब हों जो इस वक्त वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। यकीनन सवाल तो उठता है कि अभी जो लोग कैबिनेट के अंदर मौजूद हैं ये तो बिल्कुल इमरान खान साहब के उस विजन, उस नज़रिए के मुखालिफ हैं जिसकी बात वो किया करते थे। उन 200 अफराद की बात किया करते थे जिनकी टीम उनके पास मौजूद है। वो एक्सपर्ट्स, वो टेक्नोक्रेट्स जो आएंगे और मुल्क के मुख्तलिफ सेक्टर्स को संभालेंगे। अब ये मामला तो बड़ा अजीब सा है और अपने ही बयानात की नफ़ी भी है। अब एक और मामले की तरफ बढ़ते हैं जी। गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा के अहले खाना को वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया था। मीडिया और सोशल मीडिया पर सवालात उठाए गए थे। आज NCOC ने मामले की तहकीकात का फैसला किया है, लेकिन जब यही सवाल वफाकी वज़ीर से डॉन टीवी के प्रोग्राम में किया गया तो मौसूफ सीखपा हो गए। गुज़श्ता रोज़ भी अपने प्रोग्राम में दिखाया था कि किस तरह से तारिक बशीर चीमा साहब की फैमिली को वैक्सीनेट किया गया उनके घर पर। अब इस सारे मामले पर तारिक बशीर चीमा साहब से सवाल किया गया, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि तारिक बशीर चीमा साहब ने कैसे रिस्पॉन्ड, हुकूमत की जब गलतियों की निशानदेही की जाती है तो हुकूमत कैसे रिस्पॉन्ड करती है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। बाकी अहले खाना को नहीं लगी, आपको किसने कहा है कि बाकी सारे अहले खाना को? यार अगर पूरा मोहल्ला को नहीं इकट्ठा किया हुआ था, कितने लोग हैं जिनको आप वीडियो में देख रहे हो कि उनको इंजेक्शन लग रहे हैं? ये चेक करें कि क्या ये कोरोना वैक्सीन थी? नहीं लगी यार। मैं उधर बैठा हुआ था ना यार, या तो कोई और काम नहीं है करने वाला हमारी मीडिया के पास। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। ये तो था आज का 10 तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।